हेलो, आई एम संजुलता, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज पाली से। आज हम टीपीए में अनुयोजित दावे यानी एक्शनेबल क्लेम के बारे में पढ़ेंगे। एक्शनेबल क्लेम क्या है? एक्शनेबल क्लेम किस प्रकार की संपत्ति है? एक्शनेबल क्लेम एक प्रकार की चल संपत्ति है। किस प्रकार की चल संपत्ति है? ये अमूर्त यानी टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका टीपीए के अंतर्गत ट्रांसफर हो सकता है, जिसके बारे में चैप्टर 8 में सेक्शन 130 से लेकर 137 तक विस्तार से बताया गया है। आज हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या होता है नियोजित दावे यानी एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन टीपीए जो एक्ट है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, उसकी धारा 3 में दी गई है। इसके अकॉर्डिंग अनुयोजित दावे से स्थावर संपत्ति के बंधक या जंगम संपत्ति के आड़मान या फिर गिरवी के द्वारा प्रतिभूत ऋण से भिन्न कोई ऋण, यानी कि ऐसा ऋण जो कि प्रतिभूत नहीं है यानी अनसिक्योर्ड है, या फिर जंगम संपत्ति है जो दावेदार के न तो वास्तविक कब्जे में है और न ही आणविक कब्जे में है। उस संपत्ति में जो जंगम संपत्ति, उसमें दावेदार का क्या है? फायदाप्रद लाभ है या फायदाप्रद उसमें हित है, और जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है। और जो ऐसा ऋण है या जो चल संपत्ति है, जंगम संपत्ति में जो फायदाप्रद उपभोग है, लाभ है, वो क्या हो सकता है? वर्तमान हो सकता है, मतलब जो वर्तमान में उपस्थित एक्सटेंट है। प्रोद्भवमान है, हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोद्भवमान होता है अक्योरिंग, सशर्त समाश्रित हो। तो ये जो अनुयोजित दावे की परिभाषा दी गई है सेक्शन 3 में, जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे पास दो प्रकार के दावे अनुयोजित दावे के अंतर्गत आते हैं। पहला होता है अप्रतिभूत ऋण का दावा, दूसरा होता है चल या फिर जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित। तो हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सब पहले पढ़ते हैं अप्रतिभूत ऋण का दावा। ऋण कितने प्रकार का हो सकता है? हम देखते हैं कि जब किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है, रुपए उसको चाहिए, जब वो लेंडर के पास जाता है या फिर बैंक के पास जाता है, तो वो क्या करता है? सिक्योरिटी के रूप में अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी रख सकता है। तो जब इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रखता है तो वो लोन क्या हो जाता है? सिक्योर हो जाता है। तो हमारा सिक्योर का मतलब होता है कि जो लेंडर है, जो लोन दे रहा है, उसके पास ये अधिकार होता है कि जब वो जो ऋण ग्राही है, जिसने पैसे उधार लिए हैं, वो जो सिक्योरिटी रखी गई है उसको बेच के अपने रुपए वसूल कर सकता है, तो वो सिक्योर होता है। तो जो सिक्योर्ड लोन होते हैं वहाँ वो अनुयोजित दावे के अंतर्गत नहीं आते हैं। दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन, मतलब किसी व्यक्ति को लोन रुपए की ज़रूरत है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास गया, उसने बिना किसी सिक्योरिटी के ऐसे ही रुपए दे दिए, उसको जान पहचान थी, उसने रुपए दे दिए, परंतु बाद में जो ऋण ग्राही है, जिसने उधार लिया है, वो पैसे नहीं चुकाता है या फिर मना कर देता है, तो क्या होगा? लेंडर के पास में क्या अधिकार होगा? लेंडर जो कि उधार देता है उसके पास क्या अधिकार होगा? उसके पास अधिकार होता है कि वह कोर्ट में जाए, कोर्ट में क्लेम करे। मतलब तो जो अनुयोजित दावे है वो क्या है? एक्शनेबल क्लेम है। एक्शनेबल मतलब होता है जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे क्लेम जो एक्शनेबल है, जिसके लिए एक्शन लिया जा सकता है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन है उनके लिए जो लेंडर है वो क्लेम कर सकता है, कोर्ट में जाके केस फाइल कर सकता है। तो जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, डेब्ट होते हैं, वो अनुयोजित दावे की श्रेणी में आते हैं। अब इस परिभाषा में कहा गया है स्थावर संपत्ति के बंधक, जो सिक्योरिटी होती है, जो सिक्योरिटी दी जाती है, वो कितने प्रकार से हो सकती है? बंधक द्वारा, आड़मान या गिरवी के द्वारा। तो सबसे पहले है बंधक। बंधक क्या होता है? बंधक के बारे में टीपीए में पूरा विस्तार से दिया गया है। बंधक हमेशा स्थावर संपत्ति का रखा जाता है। जब किसी व्यक्ति को लोन की ज़रूरत है तो अपनी जो उसकी जो ज़मीन है, मकान है, उसके कागजात वो क्या करता है? लेंडर के पास में सिक्योरिटी के रूप में रख देता है, तो वो बंधक की श्रेणी में आता है। फिर होता है एक दूसरा वर्ड है आड़मान या फिर गिरवी। आड़मान और गिरवी दोनों ही वर्ड मूवेबल प्रॉपर्टी से संबंधित है। गिरवी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पूरा दिया गया, डिटेल में दिया। गिरवी में तो क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है, रुपए की ज़रूरत है, तो वो अपनी चल संपत्ति, कोई भी चल संपत्ति रख सकता है। एक बेस्ट एग्जाम्पल है सोना, गोल्ड रख के बैंक में गोल्ड उधार रख सकता है,
तो जब बैंक के पास या लेंडर के पास जाते हैं तो वो सोना है, जो गोल्ड है, लेंडर अपने पास में रखता है और उसके बदले में जो ऋणग्राही है वो पैसे उधार देता है। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल गिरवी के लिए गोल्ड हो सकता है, कोई भी अन्य कोई भी चल संपत्ति भी हो सकती है। फिर आता है आड़मान। आड़मान और गिरवी दोनों ही क्या है, चल संपत्ति के संबंध में है। ये दोनों चल संपत्ति संबंध में, बंधक स्थावर यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी संबंध में है और ये दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी के संबंध में। तो आड़मान क्या होता है, आड़मान और गिरवी में क्या डिफरेंस है? गिरवी में तो जो मूवेबल प्रॉपर्टी है वो लेंडर के पास में उसके पोजेशन में रहती है। आड़मान में क्या होता है, आड़मान में जो सिक्योरिटी रखी गई है वो लेंडर के कब्जे में नहीं होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल लेते हैं कार लोन। कार लोन क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को कार लेनी है, उसके पास 4-5 लाख की कार उसको खरीदनी है, इतने सारे उसके पास पैसे नहीं हैं, तो क्या करता है, बैंक से लोन लेता है और कार परचेज करता है। तो जो कार है, कार का कब्जा किसके पास में है? जिसने लोन लिया है उसके पास कार का कब्जा है। यहाँ पे लेंडर के पास में कार का कब्जा नहीं है। अब यहाँ पे जो जिसने लोन लिया है, ऋणग्राही है, अगर वो लोन नहीं चुकाता और डिफ़ॉल्टर हो जाता है तो जो लेंडर है उसके पास में क्या राइट होता है, क्योंकि कब्जा तो उसके पास में है नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करता है, जो उसने जो चल संपत्ति ली है लोन के एवज में, जैसे इसने कार ली है तो कार का क्या करेगा, जैसे ही जो ऋणग्राही है डिफ़ॉल्टर होता है वो कार को क्या करेगा, जो लेंडर है कार का पोजेसन लेगा, फिर इसको सेल कर देगा। तो ये भी चल संपत्ति है। तो आड़मान में और गिरवी में क्या डिफरेंस है? गिरवी के अंदर यानी प्लेज, गिरवी यानी प्लेज के अंतर्गत लेंडर के पास में मूवेबल प्रॉपर्टी का कब्जा होता है। और आड़मान यानी हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेशन में जो लेंडर है उसके पास में चल संपत्ति का पोजेसन नहीं होता है, वो डिफ़ॉल्टर होने पर, ऋणग्राही के डिफ़ॉल्टर होने पर उसका पोजेसन प्राप्त करता है, फिर उसको सेल करके अपनी वसूली करता है। तो ये हो गया डेब्ट के बारे में, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। अब है डेब्ट में और क्या क्या होना चाहिए, जैसे हमने मौद्रिक दायित्व पढ़ लिया। मौद्रिक मतलब इसमें धन राशि के संबंध में मॉनेटरी ऑब्लिगेशन होता है। ये असुरक्षित होना चाहिए। सुरक्षित में कि सुरक्षित में लेंडर के पास में राइट होता है कि वो सामान को बेच के या फिर उसको अपने कब्जे में ही रख के उसका उपभोग कर सकता है। और क्या होना चाहिए, जो धन राशि है, जो मॉनेटरी ऑब्लिगेशन हो, क्या होना चाहिए, निश्चित राशि का ही होना चाहिए, क्योंकि निश्चित राशि का होगा तभी उस पर इंटरेस्ट वगैरह की कैलकुलेशन होती है। तो 3 बातें जरूरी होती हैं। जो अप्रतिभूत ऋण है वो अनुयोज्य दावा कब होता है, जब उसमें मौद्रिक दायित्व संबंधित हो, असुरक्षित हो, अनसिक्योर्ड हो और एक निश्चित धन राशि के बारे में हो। तो ये सारे अप्रतिभूत ऋण के बारे में हैं। अब हम पढ़ते हैं जल या जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित क्या होता है। जल या जंगम संपत्ति में फायदाप्रद हित का अर्थ क्या है? इसके अंतर्गत चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी है, जो दावेदार का जिस पर अधिकार है, परंतु वह चल संपत्ति या मूवेबल प्रॉपर्टी दावेदार के कब्जे में नहीं है। ना तो एक्चुअल कब्जा यानी वास्तविक कब्जा उसके पास में है, ना ही कंस्ट्रक्टिव कब्जा उसके पास में है, मतलब किसी प्रकार का कोई भी कब्जा नहीं है, परंतु उसका उसमें हित है। तो वो क्या कर सकता है, उसको उसका कब्जा प्राप्त करने के लिए क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। तो इसके लिए क्या क्या होना चाहिए, चल संपत्ति होनी चाहिए, चल संपत्ति दावेदार के कब्जे में नहीं होनी चाहिए, और दावेदार का उस चल संपत्ति में क्या होना चाहिए, हित होना चाहिए, फायदाप्रद हित होना चाहिए। इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि ए और बी 2 व्यक्ति है, इसके पास कोई कार है, बी इस कार को क्या करना चाहता है, खरीदना चाहता है। इसने इसका क्या दे दिया है, इसने इसका कंसिडरेशन दे दिया, मतलब इसका इसने प्रतिफल दे दिया, इसने जितने रुपए की कार थी सारे रुपए इसने इसको पे कर दी है। अब क्या होता है, कार पे किसका राइट हो जाएगा, बी का राइट हो जाएगा। जैसे इसने इसका पूरी जितना भी पेमेंट था उसने इसका कर दिया, तो कार बी के होनी चाहिए, परंतु ये क्या करता है, कार देने से मना कर देता, मतलब इसका पोजीशन इसको प्राप्त नहीं होता है, परंतु कार पर किसका हित हो रहा है, बी का हित हो रहा है। तो बी क्या कर सकता है, बी क्लेम कर सकता है। तो यहाँ पे ये चल संपत्ति है, इस पर बी का फायदाप्रद हित है, क्योंकि इसने इसका पेमेंट ए को कर दिया है। तो
यहाँ पे फायदा प्रहित हो गया चल संपत्ति में, तो बी को राइट होता है कि वह क्या करे, क्लेम कर सकता है। अब इसमें कंडीशन आती है कि जब जैसे इसने बी ने इसको ए को पेमेंट कर दिया, ए ने इसको क्या दे दी, इसकी की दे दी है, कार की इसने क्या दे दी, चाबियां दे दी। तो जैसे ही बी को चाबी प्राप्त होती, इसकी कार की चाबी प्राप्त होगी, कीज प्राप्त होगी, तो कार पर क्या बी का कैसा अधिकार हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव पोजेशन इसको प्राप्त हो जाता है। तो जो कंस्ट्रक्टिव यानी कि आणविक कब्जा, रचनात्मक कब्जा बी को प्राप्त हो जाएगा। जैसे इसको रचनात्मक कब्जा प्राप्त होगा, इसका क्लेम करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। ये तो हो गया रचनात्मक कब्जा। या फिर ए इसको कार दे देता, वास्तव में इसको दे देता, एक्चुअल पोजेशन इसके पास में आ जाता है, तो भी इसका क्लेम करने का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो इसमें जो परिभाषा में दिया गया है, न तो वास्तविक कब्जा इसके पास होना चाहिए, न ही आणविक कब्जा दावेदार के पास में होना चाहिए, तभी वो अनुयोज्य दावे की श्रेणी में आता है। तो ये हो गया चल संपत्ति या फिर जंगम संपत्ति में दावेदार का फायदाप्रद हित, जबकि जो चल संपत्ति है वह दावेदार के न तो वास्तविक कब्जे में है और न ही आणविक कब्जे में है। इसके बाद आता है परिभाषा में देखें तो, जिसे सिविल न्यायालय अनुतोष देने के लिए आधार प्रदान करने वाला मानता है। इसका उदाहरण दे सकते हैं कि जो पार्टीज है वो क्या होनी चाहिए, एग्जाम्पल है उनमें कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहा गया है कि वह माइनर नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए और राज नियम के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए अयोग्य घोषित किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो जो पार्टीज कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट के थ्रू क्लेम कर सकती है। तो यहाँ पे उसको सिविल न्यायालय अनुतोष प्रदान करने के लिए सक्षम भी मानना जरूरी होता है। ये थी डेफिनेशन हो गई। अब बाद में जो अनसिक्योर्ड ऋण है या जो जंगम संपत्ति, उसमें जो फायदाप्रद लाभ है, हित है, वो कैसा हो सकता है, वर्तमान, प्रोद्भवमान, सशर्त या फिर समाश्रित हो सकता है। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं वर्तमान, प्रोद्भवमान, सशर्त या फिर समाश्रित। इसका मतलब क्या होता है, वर्तमान का अर्थ होता है एक्सिस्टेंट, जो प्रेजेंट में क्या है, ड्यू है। जैसे कि ए ने बी की कार खरीदी है, ए ने बी की कार खरीदी है, बी ने कार उसको दे दी है, तो एक पर क्या हो गया, इसका पेमेंट ड्यू हो गया है। जैसे इसने इसका कब्जा प्राप्त किया, इस पर पेमेंट ड्यू हो गया, तो ये क्या है, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में ड्यू है, मतलब इसको उसी समय के पेमेंट करनी है। हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो कोई सामान खरीदते हैं तो हमें पैसे, उसका जो कीमत है, हमें उसको जो सेलर है उसको पैसे अदा करने पड़ते हैं, उसका चुकाना पड़ता है, तो वो एक्सिस्टेंट होता है, जो वर्तमान प्रेजेंट में ड्यू होता है। ये हो गया प्रेजेंट में। फिर होता है प्रोद्भवमान यानी एक्योरिंग। एक्योरिंग का मीनिंग क्या होता है, एक्योरिंग का मीनिंग होता है कि ऐसे मॉनेटरी ऑब्लिगेशन जो प्रेजेंट में ड्यू तो है, परंतु वो पेबल कब होगा, एक निश्चित महीने की निश्चित दिनांक या एक समय, इसका एक निश्चित समय होता है कि इतने दिन के बाद में ये पेमेंट किया जाएगा। जैसे किराए का है, पूरे महीने जो किराएदार है, टेनेंट है, वो किराए पे रहता है, पर उसका पेमेंट महीने के लास्ट में या फिर महीने के प्रथम दूसरे महीने की जो निश्चित दिनांक की है उन्होंने, उसके अकॉर्डिंग वो देता है। या कोई एम्प्लॉय है, एम्प्लॉयर के यहाँ पे काम करता है, पूरे महीने उसने काम किया है, तो उसका पर डे वो भुगतान नहीं पाता है, वो निश्चित दिनांक होती है, डेट होती है जब उसको पे किया जाता है। तो पूरे महीने जो काम करता है तो उसे पूरे महीने की सैलरी डे बाय डे वो क्या होती है, इकट्ठी होती जाती है। तो यहाँ पर धीमे धीमे इकट्ठा होके एक निश्चित दिन उसका पेमेंट किया जाता है। जैसे कि पूरे महीने उसने काम किया, महीने के लास्ट दिन 31 तारीख को या 30 तारीख को उसको पेमेंट करना है, तो वो महीने पर डे के हिसाब से इकट्ठा हो जाएगा। फिर जैसे 31 तारीख को उन्होंने निश्चित किया हुआ है, महीने का लास्ट दिन 31 है, जैसे कि जनवरी में, मार्च में वगैरह होता है, तो जब लास्ट दिन 30 को या फिर 31 को उन्होंने निश्चित किया, तो पर डे पूरे महीने की उसकी सैलरी डे बाय डे क्या हुई, इकट्ठी हो गई है, और इस दिन उसको जो एम्प्लॉयर है उसको पे करना है उसको। तो जिस दिन 31 को उसने पे नहीं किया है, तो पे 31 तारीख क्या होगी, आज है, जैसे आज 31 तारीख उसको पेमेंट करना था, उसने नहीं दिया,
तो वो क्या हो जाएगा, एक्सिस्टेंट हो जाएगा। पूरे महीने जो इकट्ठी हुई है और उसको जो लास्ट में उसको अदा करनी है वो तो क्या हो जाएगा, एक्योरिंग। इसमें डे बाय डे वो इकट्ठी होती रहती है और एक निश्चित दिन पर उसको पेमेंट उसको करना पड़ता है। और जब निश्चित दिन आ जाता है और उस दिन वो उसको पेमेंट नहीं करता है तो वो क्या हो जाएगी, एक्सिस्टेंट हो जाएगी। यानी कि इकट्ठा हो गया, निश्चित दिन उसको अदा करनी थी परंतु अदा नहीं किया, तो जिस दिन अदा नहीं किया वो दिन मान लो आज है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट में एक्सिस्टेंट हो जाएगी, ड्यू हो जाएगी। तो एक्योरिंग थी जो इकट्ठी हुई थी वो एक्सिस्टेंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। फिर आती है कंडीशनल। कंडीशनल या फिर सशर्त। इसका मतलब क्या होता है कि जो लोन लिया है या जो जंगल संपत्ति में जो फायदाप्रद हित है वो क्या है, कंडीशन है। कोई कंडीशन पार्टीज ने, जो पक्षकार थे, उन्होंने लगा दी है और वो जो शर्त है वो शर्त पूरी करना किसके कंट्रोल में है, पार्टीज के कंट्रोल में है। वो पार्टी पे डिपेंड करता है कि उसको पूरा करे या ना करे। तो वो क्या होगी, कंडीशनल होती है। जैसे कि ए और बी दो व्यक्ति है, ए बी से कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, परंतु कब देगा, जब बी सी का मकान खरीदेगा। यहाँ पे मकान खरीदना किस पे डिपेंड करता है, बी पे। जैसे ही ये मकान खरीदेगा ए बी को 1000 रुपये देने के लिए क्या होगा, दायी होगा, मतलब बी ए से 1000 रुपये प्राप्त कर सकता है। तो ये तो हो गया कंडीशन, मतलब से कंडीशन लगाई, कंडीशन को फुलफिल करना बी पे डिपेंड है। मकान खरीदेगा तो 1000 रुपये इसको प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा, नहीं खरीदेगा तो इसको 1000 रुपये नहीं मिलेंगे। ये हो गया जो पार्टीज के कंट्रोल में होती है। फिर होता है समाश्रित या फिर कॉन्टिंजेंट। इसके अंतर्गत क्या होगा, जो शर्त होती है, भी सशर्त ही होता है। इसमें जो शर्त होती है उसको पूरा होना नहीं होना पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि ए बी को कहता है कि मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, परंतु कब दूंगा, जब कोई जहाज है, शिप है, वो अमेरिका से आ रही है, अमेरिका से दिल्ली आ रही है, वो दिल्ली नहीं पहुंचेगी तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा। तो यहाँ पे जहाज दिल्ली पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी ये बी पे डिपेंड नहीं करता, न ही ए पे डिपेंड करता है। अगर वो डूब जाती है तो बी को नहीं मिलेंगे 1000 रुपये। अगर वो नहीं डूबी, सही सलामत दिल्ली पहुंच गई, तो बी ए से 1000 रुपये प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। तो ये हो गया कंटिजेंट, जहाँ पे जो कंडीशन लगाई है उसको फिल करना पार्टीज के कंट्रोल में नहीं होता। कंडीशनल में पार्टीज के कंट्रोल में होता, शर्त पूरी करे नहीं करे। एक्योरिंग में क्या होता है, एक्योरिंग में जो धन राशि इकट्ठी होती जाती है, डे बाय डे इकट्ठी होती जाती है, निश्चित दिनांक को वो राशि पेबल होती है। एक्सिस्टेंट जो प्रेजेंट में ड्यू है। इस प्रकार हमने अनुयोजित दावे की परिभाषा में जो जो वर्ड्स आए उनके बारे में क्लियर कर दिया है। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से दावे जो अनुयोजित दावे होंगे और कौन कौन से दावे जो अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से दावे जो अनुयोजित दावे की श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें पूछे जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछे जाते हैं। कौन कौन से दावे जो अनुयोजित दावे की श्रेणी में आता है, बकाया किराया, जैसे अपन ने पढ़ा था अभी, एक्यूरेटिंग डेप्ट है जो डे बाय डे इकट्ठा होता है और एक निश्चित दिन उसका पेमेंट करना होता है, पेबल होता है वो। असंगत मेहर, मेहर होता है जो मुस्लिम विधि में है, जो महिलाओं को शादी के समय उसके पति की तरफ से दिया जाता है। असंगत मेहर मतलब जो मेहर अभी तक उसका जिसका भुगतान नहीं हुआ होता है, उसके पति की डेथ होते ही वो मेहर प्राप्त करने की उसकी महिला अधिकारी हो जाती है। ये भी अनुयोजित दावे की श्रेणी में आता है। अंतरकारी लाभ है जिसे मैच ने प्रॉफिट कहा जाता है। जीवन पॉलिसियाँ है, सभी प्रकार की जीवन पॉलिसियाँ इसमें शामिल होती है। सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाला प्रोविडेंट फंड है, जब रिटायर हो गए तो लास्ट में जो एक साथ में जो प्रोविडेंट फंड का जो पैसा मिलता है वो भी अनुयोजित दावे की श्रेणी में आता है। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप भंग हो गई है तो उसका जो पार्टनर्स है अपने भाग का दावा वो कर सकते हैं। तो ये सारे अनुयोजित दावे की श्रेणी में आते हैं और ये ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं।
अब हम पढ़ेंगे अनुयोजित दावे की श्रेणी में क्या क्या नहीं आता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से दावे जो अनुयोजित दावों की श्रेणी में नहीं आते हैं। पहला है न्यायालय की डिक्री। न्यायालय ने कोई डिक्री दी है, चाहे वो ऋण के संबंध में ही क्यों ना हो, वो अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आता है। इस प्रकार का निर्णय एक केस में दिया गया। केस का नाम है अफजल वर्सेज राम कुमार का केस है। इसमें कहा गया कि न्यायालय की डिक्री चाहे वो ऋण के संबंध में ही हो, वो अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आती है। ये 1886 का केस है। तो पहला हो गया न्यायालय की डिक्री अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आती है। दूसरा है क्षतिपूर्ति। क्षतिपूर्ति कॉन्ट्रैक्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया पार्टी ने, उसके संबंध में उसको कोई हानि हुई है, तो वहाँ पर जो क्षतिपूर्ति जो अधिकार है वो अनुचित दावे की श्रेणी में नहीं आता है। अकृत यानी कोई न्यूसेंस हो गया है, किसी व्यक्ति को हानि हुई है, तो जो हानि हुई है उसको प्राप्त करने का अधिकार भी अनुचित दावे की श्रेणी में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि जो क्षतिपूर्ति दी जाती है वह निश्चित राशि की नहीं होती है। जो हमने पढ़ा था कि जो अनसिक्योर्ड ऋण है वो क्या होना चाहिए, निश्चित राशि का होना चाहिए। यहाँ पे राशि निश्चित नहीं होती है। संविधा में जरूर इसका अपवाद है, बाकी जहाँ पे नुकसानी होती है, नुकसान हुआ है, उसको पहले से डिसाइड नहीं किया जाता, तो वो लिमिटेड नहीं होती। जब निश्चित राशि नहीं है तो उस पर कैलकुलेशन, ब्याज की कैलकुलेशन वगैरह नहीं की जा सकती है। तो क्षतिपूर्ति जो संविदा भंग से या प्रकृति से हुई है वो अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आती है। कॉपीराइट है वो अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आता है। मध्यवर्ती लाभ नहीं आता है, इसकी डेफिनेशन सीपीसी में दी गई है। परक्राम्य लिखत यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसके अंतर्गत स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह शामिल है, अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आता है। इसमें सेक्शन टीपी के सेक्शन 137 में ही ये बताया गया है कि परक्राम्य लिखत वगैरह अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आते हैं। इस प्रकार हमने पढ़ा कि अनुयोजित दावे क्या होते हैं, उसमें जो टर्म्स है उसको पूरा विस्तार से पढ़ा। कौन कौन से दावे अनुयोजित दावे की श्रेणी में आते हैं, कौन कौन से दावे अनुयोजित दावे की श्रेणी में नहीं आते हैं। थैंक यू।